साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। आज टीजीटी की परीक्षा संपन्न हो गई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा। पेपर अपेक्षा से थोड़ा सा कठिन था, परंपरागत नहीं था। पेपर का पैटर्न चेंज था। तमाम नए लेखक, नए रचनाएं और गौड़ लेखक या गौड़ रचनाओं को भी पेपर में सम्मिलित किया गया। पेपर को कुल मिलाकर कठिन बनाने का प्रयास किया गया। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी तैयारी थी उसने अच्छा किया होगा और उसका चयन होगा। पेपर कठिन होता है तो मेरिट लो जाती है। इसमें निराश होने, परेशान होने, हताश होने या झुंझलाने की कोई आवश्यकता नहीं। साथियों, मैं आज यानी 8 अगस्त 2021 को जो हिंदी की टीजीटी की हिंदी विषय की जो परीक्षा हुई है उसके हल प्रश्न पत्र, जो पूरे 125 प्रश्न हैं, उसके हल के साथ, सॉल्व के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे पास, जैसा आप जानते हैं कि सारे प्रश्नों की प्रश्न पत्रों की जो सीरीज होती है वो ABCD 4 सीरीज होती है। प्रश्न सब में वही होते हैं, क्रम उनका बदल दिया जाता है। तो मेरे पास जो सीरीज है वो D सीरीज है। लेकिन चूंकि प्रश्न तो सब वही हैं, तो आप चाहें, जैसे आपकी सीरीज मुझसे भिन्न हो तो आपके पास 2 तरीका है। आप चाहें तो एक रफ और पेन ले लें, प्रश्नों के उत्तर मेरे साथ आप लिखते चलें, बाद में आप अपने बुकलेट से उसको मिलान कर लें, या आप चाहें तो बुकलेट आप सामने रख लें, अलपन्ना अलट पलट के आप सही प्रश्नों पर निशान लगाते चलें। बाद में आप पूरा टोटल कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर यह बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, जिससे एक औसत निकाला जा सके कि मेरिट क्या रहने की संभावना है। तो अच्छा, ये एक बात। दूसरी बात यह भी आपसे बताऊं कि मैं चूँकि 125 प्रश्नों पर बात करनी है, बहुत डिटेल में प्रश्नों की व्याख्या में जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपसे प्रश्नों के उत्तर बताता चलूं, जिससे क्या हो कि बहुत बड़ा वीडियो ना हो और तेज़ी से आप 125 प्रश्नों का उत्तर जान लें, अपना स्कोर जान लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा D सीरीज है। आप अपना व्यवस्थित कर लीजिए, अपनी बुकलेट ले लीजिए, रफ पेन आप चाहें तो ले लीजिए। चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास D सीरीज है। प्रश्न 1 से शुरू करते हैं और उत्तर को बताते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारे जो बुकलेट है हमारे पास, उसमें पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? इसका सही उत्तर है साथियों पहला विकल्प, शौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प C, गर्मराख। गर्मराख का नायक चेतन नहीं है, बाकी उपन्यासों का नायक चेतन है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है साथियों, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त विबोध विधायिनी स्फुरंती सत कबीर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है? तो साथियों, इसमें विकल्प B सही है। यह वाग्भट का कथन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? इसका विकल्प D सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प D, 105 अलंकारों का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प C, विषाद। विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है। प्रश्न 6 देखते हैं। साथियों, मैं तेज इसलिए चल रहा हूँ जिससे आपका बहुत समय न खराब हो। तेजी से 125 प्रश्न कवर करने हैं। प्रश्न 6 देखते हैं। वीणा पाणी। वीणा पाणी में समास है। साथियों, इसका विकल्प C सही है। वीणा पाणी में बहुब्रीहि समास है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। पुनः सुन लीजिए, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। इसका सही उत्तर है D, विकल्प D, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, यह विकल्प A सही है, इसमें बहुब्रीहि समास। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। यह संस्कृत से है। नदी कोश भर टेढ़ी है। नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा।
इसमें साथियों विकल्प सी सही है, नदी क्रोशम कुटिला। नदी क्रोशम कुटिला, विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मरुधर मृदुल। सही उत्तर विकल्प ए, मरुधर मृदुल। प्रश्न 11 देखते हैं, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। इसमें विकल्प बी सही उत्तर है, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ये सही उत्तर इसका है विकल्प बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12, प्रश्न संख्या 12, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ऋषिकेश सुलभ। प्रश्न 13 देखते हैं, युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। इसका विकल्प बी सही है, तुभ्यम तथा ते। विकल्प बी, तुभ्यम तथा ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, सभी स्वर होते हैं। इसमें 4 विकल्प दिया है, सभी स्वर होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अल्प प्राण। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसका सही उत्तर विकल्प डी है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था। तो इसका सही उत्तर साथियों है मगन ठाकुर। पद्मावत का बंगला अनुवाद मदन ठाकुर ने किया था। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित करने का है। इसमें देखिए आप चारों विकल्प पढ़ना पड़ेगा आपके समझने के लिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे। विकल्प बी, नासिरा शर्मा ठीकरे की मगनी। विकल्प सी, सूर्यबाला अग्निपंखी। विकल्प डी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। उसका सही उत्तर आप जान लीजिए, विकल्प ए है, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। इसमें विकल्प सी सही है, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। पुनः देख लीजिए, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है विकल्प सी, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। ठीक है, इसमें गुप्त जी की रचनाएं दी गई हैं। गुप्त जी की रचनाओं को क्रम से लगाना है। इसमें विकल्प बी सही है, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। ध्यान से देख लीजिए, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। इसमें विकल्प बी सही है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, वह दिन वह लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं। इसका विकल्प भी सही है, शिवपूजन सहाय। विकल्प भी शिवपूजन सहाय। चलिए प्रश्न संख्या 21, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नख शिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, राउर बेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 1565 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 23, एक कथन है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन किस विद्वान का है। साथियों, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, गुरु नानक देव की माता का नाम था। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था।
विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? विकल्प ए मुर्दहिया, विकल्प बी मणिकर्णिका, विकल्प सी कितनी धूप में कितनी बार, और विकल्प डी है वटवृक्ष की छाया। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, वटवृक्ष की छाया में। बाकी तीनों ए बी सी तीनों क्या हैं? वो आत्मकथाएं हैं। वटवृक्ष की छाया में आत्मकथा नहीं है, ये इससे भिन्न है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न संख्या 26। अंतड़ियों में बल पड़ना, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है, राजा, खेत, किसान, दाहिना। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, राजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, 24। विकल्प डी 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 10,000। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, 10,000। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। बहुत ध्यान से देखिए, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, बच्चन सिंह। ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 31। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यजुर्वेद। विकल्प सी, यजुर्वेद सही उत्तर इसका है। प्रश्न संख्या 32। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, 1741 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ध्यान से देखिए, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अमृतलाल नागर। सही उत्तर विकल्प बी, अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखमातु, चकित भई गदगद बचन विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अद्भुत रस। सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, अद्भुत रस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। झोपड़ी से राजभवन, ध्यान से देखिए, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? यह है इसका विकल्प बी सही है, माता प्रसाद। यह माता प्रसाद की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। यह सूक्ति किस कवि की है? साथियों यह सूक्ति कालिदास की है। इसमें विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत बार आपके सामने से गुजरा होगा। इसका सही विकल्प आप जानते होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। प्रश्न संख्या 37। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सुंदरदास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जानते हैं कि आप बहुत बड़ा नाम है। उनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो चर्चित हैं, लेकिन वो परीक्षा में नहीं पूछी गई। यह रचना इनकी बहुत चर्चित नहीं है, बहुत गौड़ रचना है
और आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में अनेक गौड़ रचनाओं, गौड़ लेखकों, गौड़ कवियों की चर्चा हुई है। प्रश्न पत्र को कठिन बनाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों मुझे जो है विकल्प ए 1865 ईस्वी लगता है, लेकिन मैं 100% इस दावे के साथ ये बात नहीं कह सकता हूँ। मैं इसको देखकर आपको कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट कर दूंगा कि इसका सही उत्तर क्या है। आप भी अपने स्तर से इसको खोजने की कोशिश करिए। मेरे हिसाब से इसका विकल्प ए 1865 ईस्वी होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ इसके लिए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। इसमें साथियों पहला विकल्प सही है जॉर्ज ग्रियर्सन। पहला विकल्प सही है जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, तुम्हें सौंपता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। साथियों इसका विकल्प डी सही है, ये त्रिलोचन की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 41, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। इसका भी उत्तर विकल्प डी सही है, वादिराज। विकल्प डी वादिराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, साथियों प्रश्न संख्या 42 है, द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है। द्रक्षति शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। साथियों यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की है। इसमें विकल्प डी सही है, विकल्प डी डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, शयन में संधि है। शयन में संधि है। शयन में साथियों अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि। विकल्प ए इसका सही है, शयन में अयादि स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45, साथियों थोड़ा सा तेज़ हम इसलिए चल रहे हैं कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, नहीं तो आपका बहुत समय इसमें लगेगा। हम उत्तर को ही बताते इसलिए चल रहे हैं कि अभी आपको इस बात की जिज्ञासा होगी कि हमारे कितने प्रश्न सही हैं कितने गलत हैं। तो हम तेज़ी से उत्तरों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 45 है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी भारवी। विकल्प बी भारवी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही रोचक प्रश्न है, बहुत ही ध्यान देने वाला प्रश्न है। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूं कि अगर प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आधी समस्या का समाधान हो गया। अनेक लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया है। हमसे फ़ोन से भी एक दो लोगों ने बात की। प्रश्न बहुत रोचक है, ध्यान से देखिए। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ देखिए ध्यान से, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें 4 विकल्प दिया है। गिरिजा पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, शैलजा पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, शिवानी पार्वती का पर्यायवाची शब्द है और अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विकल्प बी जो आपका लिखा है ये अपर्णा नहीं बल्कि अर्पणा लिखा है। इसमें एक छोटी सी, बहुत छोटी सी स्पेलिंग में वर्तनी में हेर फेर करके इन्होंने प्रश्न को बदल दिया। अपर्णा की जगह इसको अर्पणा मुद्रित करके इन्होंने प्रश्न को उलझा दिया। क्योंकि अपर्णा पार्वती जी का पर्यायवाची सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने अर्पणा लिखा है, इसलिए पार्वती का इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर है विकल्प बी अर्पणा। ठीक है, चलिए प्रश्न 47 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी। यह पंक्तियाँ परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। यह पंक्तियाँ
परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। चारों विकल्प पढ़ना पड़ेगा। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो साथियों इसमें सही उत्तर होगा विकल्प डी। सही उत्तर कौन सा है? विकल्प डी, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। लोग भूल गए हैं ये रघुवीर सहाय की रचना है, जैसा कि आप अवगत होंगे। तो इसका सही उत्तर है लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, और तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो साथियों इन पंक्तियों में बरवय छंद है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बरवय। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 50। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका विकल्प डी सही है, आभ्यंतरिक। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, किरातार्जुनीयम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। विकल्प ए अज्ञ विज्ञ, विकल्प बी अद्यतन पुरातन, विकल्प सी अजय विजय, विकल्प डी अर्वाचीन नवीन। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, अर्वाचीन नवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। प, भ, ध, फ। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, धा। धा जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। सही विकल्प आपका विकल्प सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? चार विकल्प दिए गए हैं। ए औ, बी अप, सी परि, डी दुर। तो सही साथियों सही उत्तर इसका है विकल्प सी, परि। विकल्प सी, परि। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। हम तो भगति मुकति मैं आया, और गुरु प्रसाद राम गुण गाया। हम तो भगति मुकति मैं आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? एकदम स्पष्ट सही उत्तर इसका यही है विकल्प सी, कबीर की परिचयी। चूँकि मेरा पढ़ा है इसलिए मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ कि ये है इसका विकल्प सी सही है। कबीर की परिचयी की ये पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? बहुत चर्चित रचना है, इसको आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, हनुमान बाहुक। विकल्प बी, हनुमान बाहुक। अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 57। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसका विकल्प ए सही है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहिनी। ध्यान से देख लीजिए, विकल्प ए इसका सही है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहिनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने आधी यात्रा लगभग पूरी कर ली है, आधी यात्रा की ओर पहुँच गए हैं, तो थोड़ी देर का और है, आप ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं। वायु, विकल्प ए वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सेतु। चलिए प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। ध्यान से देखिएगा, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। इसको हमने पढ़ाया है बार बार आपको।
बताने की कोशिश की है। यह सरल प्रश्न है। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, भास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, आप जानते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कौरवी। विकल्प सी, कौरवी। खड़ी बोली का एक और नाम कौरवी भी है। प्रश्न संख्या 62। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? प्रश्न संख्या 62। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी। विकल्प सी है श्री मध्वाचार्य। विकल्प सी क्या है? श्री मध्वाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 63। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। इसमें सही उत्तर है विकल्प डी, एक नगण, दो भगण तथा एक रगण के क्रम में 12 वर्ण। विकल्प डी, एक नगण, दो भगण तथा एक रगण के क्रम में 12 वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? थोड़ा कठिन प्रश्न है। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, 8। विकल्प सी, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। प्रश्न संख्या 66। यह थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। आयोग पता नहीं इसका उत्तर क्या मानता है। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? आप जानते हैं सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है, लेकिन यहाँ मैं इब्न बतूता को मान रहा हूँ। आप लोग इसको और देख सकते हैं। इस पर भी मेरा 100% दावा नहीं है, लेकिन मैं सही इसको इब्न बतूता मान रहा हूँ। तो इसको भी आप लोग अपने स्तर से भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 है। जह राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। विकल्प बी सही है, प्रतीप। विकल्प बी, प्रतीप। प्रश्न संख्या 68। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? बहुत ध्यान से देखिए। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? साथियों उसका सही उत्तर है विकल्प ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अंधायुग धर्मवीर भारती। बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अंधायुग धर्मवीर भारती। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, लोट लकार संभाव्य काल। ध्यान से देख लीजिए। विकल्प ए, लोट लकार संभाव्य काल। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न देखने प्रश्न संख्या 71। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? बहुत अपरिचित पंक्ति है, पुस्तकों में बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन अब आयोग का अपना है, जिसने पेपर सेट किया उसका अपना है कि भाई हम ऐसा पूछेंगे जो बहुत कठिन हो, क्योंकि चर्चित बहुत नहीं है। तो ये पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति विकल्प ए, नेही नागरी दास। ध्यान से देखिए, ये नेही नागरी दास की पंक्ति है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 72।
हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? साथियों, इसमें ओज गुण मौजूद है। सही उत्तर विकल्प बी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? इसमें श, स, ह दिया है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, हा। विकल्प डी, हा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 75 देखिए। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। विकल्प ए, अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य। बी, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा। सी, व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र। डी, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। तो साथियों इसमें सुमेलित नहीं है विकल्प डी, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं, ये इसका सही उत्तर है विकल्प डी, रामचंद्र सूरी। विकल्प डी, रामचंद्र सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। 4 विकल्प दिए हैं। महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल और हंसा जाई अकेला। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, रामलीला। रामलीला मार्कंडेय की कहानी नहीं है, बाकी तीनों मार्कंडेय की कहानियाँ हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 78। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प दिए हैं। खग, शकुनी, शकुंद और शकुंत। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, शकुंद। विकल्प सी, शकुंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, गणपति चंद्र गुप्त। अब आइए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कालचक्र। सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, कालचक्र। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के कथन संदर्भ में यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपेंद्रनाथ अश्क। सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, उपेंद्रनाथ अश्क। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? साथियों उसका सही उत्तर है विकल्प बी, मुक्तिबोध में। विकल्प बी, मुक्तिबोध। आइए प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आषाढ़ महात्म्य। विकल्प ए, आषाढ़ महात्म्य। चलिए प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 85 है। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प डी, श्री भट्ट तौत। विकल्प डी, श्री भट्ट तौत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष? यहाँ आप देख रहे हैं जगत और जहान 2 बार पुनरुक्ति हो गई, 2 बार आ गया ना। तो इसमें प्रश्न संख्या 86 में विकल्प बी सही है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति दोष इसमें जगत और जहान ये शब्द
इसकी पुनरुक्ति हो गई। जगत का भी अर्थ वही है, जहान का भी अर्थ वही है। तो प्रश्न संख्या 86, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पुनरुक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि, पंख, कार्य, दैव। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, पंख। पंख तद्भव शब्द है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 88, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? साथियों यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। इसका विकल्प डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊट पटांग शब्द में समास होता है। प्रश्न संख्या 89, ऊट पटांग शब्द में समास होता है। साथियों ऊट पटांग शब्द में अलुक तत्पुरुष होता है, तो यहाँ विकल्प में तत्पुरुष है। इसका सही उत्तर विकल्प डी है। इसका सही उत्तर विकल्प डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? प्रश्न संख्या 90, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पौरुषेय। विकल्प बी, पौरुषेय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? यहाँ देखिए प्रश्नों को इन्होंने घुमा के पूछा है, रचनाकार का नाम नहीं पूछा है। आपके ज्ञान की गहराई इन्होंने जानना चाहा है कि क्या इन रचनाकारों का आप नाम इन रचनाओं के रचनाकारों का नाम जानते हैं कि नहीं आप? विकल्प ए प्रेम सागर, विकल्प बी लाल चंद्रिका, विकल्प सी रानी केतकी की कहानी और विकल्प डी नाचकेत उपाख्यान। आप जानते हैं प्रेम सागर लल्लू लाल जी के हैं, रामचंद्रिका जी भी लल्लू लाल जी के हैं और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े रहे हैं। विकल्प सी इसमें सही उत्तर है रानी केतकी की कहानी। और आप जानते हैं नाचकेत उपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र भी वहाँ पर अध्यापक रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 91, किस निम्नलिखित में किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? इसका सही उत्तर है विकल्प सी रानी केतकी की कहानी। विकल्प सी रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं इंशाल्लाह खां वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं थे। हिंदी के प्रथम 4 उन्नायकों में आप जानते हैं कि इंशाल्लाह खां का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92, लीक पर वह चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वह चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, इन पंक्तियों के सृजेता हैं। साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विकल्प बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 93, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, गुरो प्लस ए। सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, गुरो प्लस ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें साथियों विकल्प ए सही है, रूपक अलंकार। विकल्प ए रूपक अलंकार। अगला प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 है, कविता की नई तारीख। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख साथियों काशीनाथ सिंह की कहानी है। इसका विकल्प बी सही है, काशीनाथ सिंह, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 96 देखिए। एकदम आप देखिए ये नए रचनाकार और नई रचना पूछ लिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रश्न पत्र को कठिन बनाने के प्रयास के तहत मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं साथियों। जिसका सही उत्तर है विकल्प ए चंद्रकिशोर जायसवाल। विकल्प ए चंद्रकिशोर जायसवाल। चलिए प्रश्न संख्या 97, विखंडनवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 97, विखंडनवाद का जनक माना जाता है साथियों। इसका सही उत्तर है विकल्प बी देरिदा को। विकल्प बी देरिदा। प्रश्न संख्या 98, बैलगाड़ी में समास है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी तत्पुरुष। सही उत्तर विकल्प डी तत्पुरुष। चलिए प्रश्न संख्या 99, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प बी जोइंदु।
अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? सही उत्तर विकल्प बी, जोइंदू। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 100 पर आप पहुंच गए। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए प्रश्न 1 रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर का है, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, गोपा का दान विनोद रस्तोगी का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका सही उत्तर हो गया विकल्प सी, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक नहीं है, एक सत्य हरिश्चंद्र विकल्प सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अपादान कारक। सही उत्तर विकल्प बी। सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प बी, अपादान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी क्या नहीं बल्कि योगी का है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, पुतलिपा। विकल्प ए, पुतलिपा। चलिए प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी गया है पहले। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध साहित्य उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रंगभूमि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104। प्रश्न संख्या 104 साथियों है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शराब। सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, शराब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 105 प्रश्न संख्या 105, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, लल्लू लाल। विकल्प बी, लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 106, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? साथियों ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। इसका विकल्प डी सही है। विकल्प डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द है साथियों विकल्प डी, प्रत्यागत। विकल्प डी, प्रत्यागत। ध्यान से देख लीजिए। अब आप अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्यकृति के रचनाकार हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राजेश जोशी। विकल्प सी, राजेश जोशी। चलिए प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। इसका विकल्प सी सही है, सार्वभौमिक। विकल्प सी, सार्वभौमिक। 110 बहुत चर्चित प्रश्न, तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार। तुलसी गंग दुओ भये सुकबिन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन भिखारीदास का है। इसका सही उत्तर विकल्प ए है। यह किसका कथन है? भिखारीदास का सही है, भिखारीदास का है। इसका सही उत्तर विकल्प ए है। अब आइए प्रश्न 111 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत और अपराजिता। तो साथियों इसमें सही विकल्प है विकल्प डी। सही उत्तर इसका क्या है? विकल्प डी, अपराजिता। अपराजिता नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह नहीं है। बाकी कर्णफूल, शूलफूल और प्रवासी के गीत तीनों हैं। प्रश्न संख्या 112 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ने वाला प्रश्न यह भी था। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर एंडुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा भाग और दूसरा संस्करण में ध्यान देने की ज़रूरत थी। यहाँ पूछ रहा है दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो साथियों दूसरा संस्करण इसका प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में।
प्रश्न को यहाँ ध्यान से पढ़ना था। कई लोग प्रश्न ध्यान से न पढ़ने के कारण इसको गलत किए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1871 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 113 प्रश्न संख्या। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? साथियों, यह कथन विकल्प सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रति है। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या आइए 114 देखते हैं। कूलंकसा किसका पर्यायवाची है? कूलंकसा किसका पर्यायवाची है? साथियों, कूलंकसा नदी का पर्यायवाची है। इसका सही उत्तर विकल्प बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। 4 कथन दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। ये सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई, ये भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, ये भी सही है। रक्षाबंधन कहानी हरकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, यह भी कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, रक्षाबंधन कहानी हरकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन हैं? इसका सही विकल्प है साथियों विकल्प सी, रामविलास शर्मा। विकल्प सी, रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। प्रश्न संख्या 117 है पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः हैं। इसका विकल्प बी सही है साथियों। विकल्प बी, पितरि पित्रो पितृषु। विकल्प बी, पितरि पित्रोह पितृषु। चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल गांव के देवता। प्रश्न संख्या 118 आप पहुँच चुके हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? 100% मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे अनुसार चूँकि बहुत पहले हमने इसको, बहुत दिन हो गया इसको हमने देखा था, बहुत गंभीरता से शायद हमने पढ़ा भी ना रहा होगा। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर दिल्ली है, विकल्प डी। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर विकल्प डी दिल्ली होना चाहिए, लेकिन इसको अभी देखने की ज़रूरत हो। आप भी ध्यान से देख लीजिएगा, हम भी देख के इसको आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो इसको आप 100% मेरी तरफ से इसका दावा नहीं है विकल्प डी दिल्ली का, लेकिन मैं इसको विकल्प डी दिल्ली मान रहा हूँ। चलिए प्रश्न संख्या 119 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119 है साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान अब भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? साथियों, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार, इन पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इसका विकल्प ए सही है, विकल्प ए तुलसीदास। चलिए प्रश्न संख्या 120। सनि कज्जल चस झस लगन उपजो सुदिन सनियो क्यों न नृपति होय भोग वय लह सुदेश सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? साथियों, इसका विकल्प डी सही है। उत्तर इसका सही है विकल्प डी, ज्योतिष ज्ञान। इसमें क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प डी, ज्योतिष ज्ञान। आइए अगला प्रश्न संख्या 121 देते हैं। तवल लकारह का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, तौधन ऋकारः। विकल्प बी, तौधन ऋकारः। अगला प्रश्न देखते हैं। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोल। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोल के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? साथियों, यह काव्य पंक्ति सेनापति जी की है। सही उत्तर विकल्प बी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 123। उदधि आई तेहि बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद लीना
इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इन पंक्तियों के रचनाकार साथियों जायसी जी हैं। कौन है? जायसी जी हैं। विकल्प सी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124। साथियों प्रश्न संख्या 124 है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न आज का। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? साथियों ये है फ्रेंच भाषा का शब्द है। सही उत्तर इसका क्या है? फ्रेंच भाषा। तो साथियों हमने कोशिश की कि बहुत कम समय में आपको पूरे 125 प्रश्नों का उत्तर बता सकूं, उन पर चर्चा थोड़ी बारी की जा सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा का अर्थ यह है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जिन प्रश्नों पर संशय है या जिन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मैं नहीं दिया हूँ, उनका मैं कोशिश कर रहा हूँ खोज कर आपको कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर दे दूँगा। आप भी प्रयास करें उनका उत्तर खोजने का। एक दो तीन प्रश्न ऐसे थे जिन पर बहुत स्पष्ट राय नहीं रखी जा सकती थी। तो फिलहाल आप अपना जब चेक कर लें, अपनी प्रश्न पत्रिका को चेक कर लें तो आपका क्या स्कोर है, आपके कितने प्रश्न सही हैं, कृपा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको कमेंट करें कि कितने प्रश्न सही है, तो जिससे एक औसत निकाला जा सके कि मेरिट कितनी लगभग रहेगी। और अगली परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, आनंदित रहिए। ईश्वर आपको सफल करे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।